नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये इसकी आवश्यक शर्त मतलब इसके लागू होने के आवश्यक शर्त क्या क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या क्या है जिसके कारण अब इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु के द्वारा होता है। ये तब से आ रहा है, ये प्रणाली तब से आ रहा है जब हमारे पूर्वज के पास रुपया पैसा नहीं था। रुपया पैसा मतलब उस टाइम रुपया पैसा का शुरुआत ही नहीं हुआ था। तब ये लोग अपने जरूरत को पूरा करने के लिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलते थे। तो कहने का मतलब कि जब वस्तु के द्वारा ही वस्तु को खरीदा या बेचा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के अभाव में होता है, ठीक है। पहले जब 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 ये आया ह्यूमन सिविलाइजेशन आया तो मानव सभ्यता आया तो क्या हुआ, जब लोग जीना सीख गए, जीना सीखने के बाद लोगों को जब जरूरत पड़ा तो एक दूसरे से लेन देन करने लगे। तो लेन देन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए था। तो उस टाइम मुद्रा तो था नहीं आज के तरह, तो वस्तु से ही हम लोग क्या करने लगे, वस्तु का क्रय विक्रय करने लगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक हाथ से वस्तु दीजिए और दूसरे हाथ से वस्तु लीजिए। तो इसी कारण इस क्या हुआ, वस्तु के बाद वस्तु को देके वस्तु को ही लेना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदला बदली प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को और हम लोग क्या कह सकते हैं, अदला बदली प्रणाली कह सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको समझिए वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। शहर में तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को कम मिलता है। हाँ, गांव सेक्टर में जो होता है, विलेज सेक्टर में वस्तु विनिमय प्रणाली को आज भी एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आइसक्रीम बिकने वाला आया, तो बच्चा के पास पैसा नहीं होता है गांव में, तो क्या करता है, घर से जाके थोड़ा एक पाव या एक डब्बा क्या करता है, अनाज ले आता है और बदले में वो 4 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम जितना उसके बराबर होता है वो लेके जाता है। तो आइसक्रीम वाला क्या किया कि वो इससे बच्चा से क्या लिया, चावल या गेहूं लिया और बदले में वो आइसक्रीम दिया। तो वस्तु के बदले में वस्तु न दिया जी, तो इसी को क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। इसको और समझ सकते हैं कि बस गांव में जब फसल की कटाई होता है तो जो मजदूर होते हैं, जो किसान क्या होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि है, जो खेती करवाते हैं, और मजदूर क्या होते हैं, जो किसान के यहाँ फसल को काट के उनके यहाँ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जब फसल कटता है तो फसल में वो लोग मतलब इक्वल साइज के 12 गो बोझा बना दिए, ठीक है। और 12 गो बोझा में से वो एक बोझा खुद रखते हैं और 11 बोझा क्या करते हैं, किसान के यहाँ पहुंचा देते हैं। तो ये स्पष्ट उदाहरण है किसका, वस्तु विनिमय प्रणाली का, कि हम लोग सेवा के बदले में क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। मजदूर थोड़ी ना किसान से पैसा मांगता है, वो क्या करता है, उससे जो भी काटा, उसका जो भी फसल किसान का काटा, उस फसल का कुछ हिस्सा मजदूरी के रूप में अपने पास रख लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली लागू कहाँ पे होगा, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त, यहाँ देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के शर्त क्या क्या है। पहला शर्त है जी आवश्यकता का सीमित होना। आवश्यकता का सीमित होना कहने का मतलब कि आवश्यकताएं जो है पहले के जमाने में, अब के जमाने के पास नहीं है। आजकल तो आवश्यकताएं अनंत है, हमरा हाई चाहिए, हमरा हाउ चाहिए, ठीक है, बहुत सारा आवश्यकता है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा आदमी। लेकिन पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होने का शर्त पहला है आवश्यकता का सीमित होना, मतलब पहले लोगों को जो जरूरतें थी, जो आवश्यकताएं थी, वो क्या थी, सीमित थी, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत लंबे समय तक चला। अब कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली चलता है क्योंकि लोगों का जरूरत बढ़ गया है, लोग सेटिस्फाई ही नहीं है, अपना जरूरत को, सामान को परचेज करने के बाद भी लोग नहीं सेटिस्फाई है। सेकंड कह रहा है सीमित विनिमय क्षेत्र। विनिमय क्षेत्र मतलब होता है कि लेन देन का एरिया, लेन देन का क्षेत्र। तो उस टाइम का जो
जो विनिमय क्षेत्र होता था वो अपने समाज, अपने गांव या उससे बहुत हुआ अगल बगल के 10 गो गांव या 5 गो गांव के बीच होता था। उससे 10 गो गांव तो बहुत हो गया, आसपास के जो 2-4 गांव होता था उसी में होता था क्या किसी भी सामान विनिमय। विनिमय मतलब होता है लेन देन, खरीद बिक्री, तो विनिमय, इसीलिए सीमित विनिमय क्षेत्र क्या होता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यक शर्त है। अगर विनिमय क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा तब ये क्या होगा, ये वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पे लागू नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके पास ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। जितना ज्यादा ऑप्शन यानी कि वस्तु के बदला में कुछ और से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं। तो इसके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त क्या है कि बस जो विनिमय क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, उस टाइम जो है मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के समय जो समाज था वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। लोगों के पास, लोग गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो गरीबी में जीवन यापन करने के कारण उसके पास अपना खाने के लिए रहेगा तब वो अपना और जरूरत के सामान पूरा करेगा जी। तो अपना जो भी उस बस अपने जो है जो बेसिक नीड था, रोटी कपड़ा और मकान, इसी पे वो ज्यादा फोकस करते थे। उसके बाद उनका जो जरूरत का चीज है नहीं है ये सब पे उस टाइम वो लोग फोकस ही नहीं करते थे, ठीक है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होने के कारण क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था या लागू हो रहा था। नेक्स्ट आता है यातायात के साधन का अभाव। आज क्या है कि आज इतना विनिमय क्षेत्र क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आज यातायात के साधन है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। अब देखते हैं जब सब्जियों लाने जाना है तो बाइक पे बैठेगा, फुर से गया, 5 मिनट में सब्जी लेके आ गया, है ना। तो लेकिन पहले ये सब सिस्टम ही नहीं था, पहले ये सब सुविधाएं नहीं था, यातायात है ये नहीं था। पहले था कोई बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी से हम 4 गांव हम बाहर जाके जो विनिमय करेंगे ओकरा से अच्छा पैदले नहीं चल जाएंगे, ठीक है। तो पैदले जो है बैलगाड़ी से हम लोग पहले पहुंच जाएंगे। तो लेकिन अब पहले के जो लोग होते थे उनके पास यातायात के साधन नहीं होने के कारण क्या होता था, उन लोग का विनिमय क्षेत्र क्या होता था, कम होता था, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में वो लोग सेटिस्फाई हो जाते थे, उनके जरूरत को पूरा, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। मुद्रा का अभाव, देखिए सब खेल एक है, मुद्रा का सब खेल है, मुद्रा ये नहीं था, इसीलिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। वस्तु के द्वारा ही वस्तु को खरीदा जा रहा था, या कहिए कि मुद्रा के जगह पे हम लोग वस्तु का ही प्रयोग करते थे पहले। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आज जो है वस्तु खरीदना है तो हम पैसा देंगे और वो हमको वस्तु देगा, यानी कि जैसे वेजिटेबल खरीदना है तो हम उसको पैसा दिए, वो हमको वेजिटेबल दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आप अपना कुछ वस्तु उसको दीजिए और तब वो अपना कुछ वस्तु आपको देगा, यानी कि उस टाइम मुद्रा का अभाव था, इसीलिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। अन्य तो बस ये मुद्रा अगर रहता करता तो वस्तु विनिमय प्रणाली नाम ही नहीं आता, वस्तु के जगह पे वस्तु का देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो मुद्रा के अभाव के कारण ही वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुआ था। तो इसका आवश्यक समझ में आ गया कि आवश्यकता का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र का होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज का होना, यातायात के साधन के अभाव का होना और मुद्रा के अभाव का होना, ये 5 गो शर्त होता है इसका वस्तु विनिमय प्रणाली के लागू होने का। चलिए अब देखिए, अब वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल रहा था या अभी भी गांव देहात में तो अभी भी चल रहा है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई उत्पन्न होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का धीरे धीरे प्रचलन खत्म हो गया और मुद्रा का विकास धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वो कौन कौन सी कठिनाई था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग धीरे धीरे कम होके मुद्रा का प्रयोग धीरे धीरे ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आवश्यक शर्त हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई है, फर्स्ट कठिनाई क्या है, मूल्य मापक का अभाव है जी। क्या है, मूल्य मापक का अभाव। देखिए लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के मापने का कोई साधन ही नहीं था कि किस वस्तु का मूल्य कितना है, इसका कोई सर्वमान्य मापक है ये नहीं था। जैसे आज ही मार्कर का दाम 25 रुपया है, लेकिन
पहले मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई वस्तु का मूल्य कितना है, एकदम सर्वमान्य, एकदम एक्चुअल मूल्य, ये हमको पता ही नहीं था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, एक अंदाजा से सामान को बदलते थे। जैसे अंदाजा, जैसे मान लीजिए 1 बोरा गेहूं के बदले 1 बोरा चावल, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों का मूल्य नहीं, एक अंदाजा से हो गया अदला बदली कि एक बोरा चावल के बदले अगला 1 बोरा गेहूं दे रहा है, तो ये एक अंदाजा हुआ, इसका मूल्य नहीं था। आज जो है, आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज क्या है, गेहूं का अपना मूल्य है, चावल का अपना मूल्य है। जो चावल वाला जो आदमी रहेगा, जिसके पास चावल है, वो मार्केट में जाएगा, अपने चावल को बेचेगा और वहां से क्या करेगा, वो गेहूं को परचेज कर लेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक अंदाजा से सब लोग यही करते थे। क्या करते थे, एक अंदाजा से चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल लेते थे, या फिर 1 मीटर 5 मीटर कपड़ा के बदले कितना अनाज चाहिए। ठीक है, ये सब एक अंदाजा से होता था, कोई सर्वमान्य मापक उसका नहीं था कि कितना मीटर कपड़ा के बदला कितना मीटर चावल दिया जाए या गेहूं दिया जाए। सेकंड देखिए, सेकंड जो पॉइंट है वो है मूल्य संचय का अभाव। क्या है, मूल्य संचय का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है कि हम लोग मनी को संचय नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, मूल्य संचय का अभाव यानी कि हम लोग मूल्य का संचय कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन होता है। अब बहुत सारे वस्तु ऐसे होते हैं जो नाशवान प्रवृत्ति के होते थे, सड़ने गलने वाले प्रवृत्ति के होते थे। जैसे चावल, गेहूं, सब्जी, ये सब क्या है जी, फल, ये सब क्या है, सब सड़ने गलने वाला प्रवृत्ति का है। तो जब सड़ने गलने वाला नेचर जो जिसका है वस्तु का, उसको तो हम लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो तो सड़ गल जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या है, किसी भी वस्तु को संचय नहीं कर सकते थे। ये सबसे बड़ा कठिनाई था। आज क्या है कि मुद्रा है, मुद्रा को हम लोग लंबे समय तक के लिए सेव करते हैं। लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। जब तक जी रहे हैं वो आपको यूज में है, और जब मर जाइएगा तो आपकी बीवी, आपके बच्चा, आपके जो बच्ची है वो लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब कब पॉसिबल है, जब मुद्रा है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या, सड़ने गलने वाला सामान, पता चला कि चावल को ड्रम में रख दिए और 4 साल बाद चावल निकाल रहे हैं तो खाली भूसा निकल रहा है, सब पिल्लू क्या किया कि जो है चावल को खा गया। ठीक है, तो ये हो सकता था। थर्ड, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव नहीं कर सकते थे। अब सड़ने गलने वाला सामान, सब्जी, फल, सबको तो कभी स्टोर नहीं कर सकते, 2-4 दिन में खराब हो जाता। फिर कहता है वस्तु विभाजन में कठिनाई। देखिए, वस्तु विभाजन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वस्तु विभाजन में कठिनाई बार्टर सिस्टम का, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक बहुत बड़ा डिफिकल्टीज था। क्या डिफिकल्टीज था कि बहुत सारे ऐसे सामान होते थे कि जिसको जब हम लोग क्या करते कि जब उसको डिवाइड कर देते, ठीक है, तो डिवाइड कर देते, डिवीजन कर देते, ठीक है, वस्तु विभाजन में कितना, यानी कि जब इसको विभाजित कर देते तो क्या होता है, उसका यूटिलिटी खत्म हो जाता। यूटिलिटी खत्म हो जाने के बाद कहने का मतलब हुआ बाबू कि जैसे मान लीजिए कोई जिसके पास जो बकरी पालता हो, ठीक है, तो उसको वो बकरी है, उसको खरीदना है चावल, गेहूं, आटा, वेजिटेबल, ये सब खरीदना है। ठीक है, तो अब ये वो बकरी है जी, अब बकरिया को 4 पीस करके 4 रुपए नहीं ना दे देगा। अब ऐसा करेगा तो क्या होगा, बकरी का अस्तित्व खत्म होगा। 4 में से किसी को पास बकरी नहीं मिला। अब एक दिन मीट खाने के बदले इसको दे रहे 1 महीना के राशन पानी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कठिनाई था वस्तु विभाजन में कठिनाई। मतलब बहुत सारे ऐसे वस्तु थे जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे, विभाजन नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से उसका जो उपयोगिता है वो क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। आगे देखिए, दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दोहरे संयोग का अभाव मतलब क्या होता है, दोहरे संयोग का अभाव मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दोहरे संयोग का अभाव मतलब होता है कि एक के जरूरत के वस्तु दूसरा के पास है, लेकिन दूसरा के जरूरत वाला वस्तु पहला के पास नहीं है। जैसे राम है और एक श्याम है, दोनों दोस्त है, तो राम के जरूरत के सामान श्याम के पास है, लेकिन श्याम के जरूरत के पास राम के पास नहीं है।
तो इसी को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। यानी अब एक आदमी है जिसके पास चावल है और एक आदमी है जिसके पास गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, तो ये जो राम को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए और श्याम को चावल चाहिए, तो एक दूसरा के अपोजिट है दोनों के पास, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, फुलफिल हो गया। लेकिन ऐसा बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में तो काफी कम देखने को मिलता था। बहुत बार ऐसा होता था कि ये मिस्टर एक्स को जो चाहिए वो मिस्टर वाई के पास है, लेकिन जो मिस्टर वाई को चाहिए वो मिस्टर एक्स के पास नहीं है। तो इसी को कहते थे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव। ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी था जिसके कारण बार्टर सिस्टम धीरे धीरे क्या होता गया, खत्म होता गया। अब एक लास्ट देखिए, भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान मतलब होता है, भावी भुगतान का अभाव मतलब लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट मतलब हम लोग फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे। कब नहीं कर सकते थे, बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। क्यों नहीं फ्यूचर में पेमेंट कर सकते थे, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि हम मूल्य संचय, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई हो रहा है, बताए थे कि मूल्य संचय का अभाव होता है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बताइए कि फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हमको वैल्यू के स्टोर रहना ना चाहिए कि मुद्रा को स्टोर करेंगे तब तो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। लेकिन हम क्या बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में तो जो वस्तुएं होता था वो क्या होता था, नाशवान प्रवृत्ति का होता था, सड़ने गलने वाला होता था, इसलिए उसको स्टोर कर ही नहीं सकते थे। और जब स्टोर नहीं कर सकते थे तो ये फ्यूचर पेमेंट कैसे होगा, भावी भुगतान कैसे होगा, ठीक है। लेकिन वो बार्टर सिस्टम में था, लेकिन अब मुद्रा के होने से ये सब जो कठिनाइयां हैं वो क्या हो गया है, खत्म हो गया। जितने जो भी कठिनाइयां हैं अब सब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्यों, अब जैसे मान लीजिए कि आज जो है किसी को अपने बच्चा को डॉक्टर का पढ़ाई करवाना है, कोई अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता है, या जो कुछ भी हो जिसमें बच्चा का रुचि हो, ठीक है। लोग पेरेंट्स आजकल यही चाहते हैं कि जिसमें बच्चा का रुचि हो उसमें, उस फील्ड में उसको भेज दे, ठीक है। तो अब बस जाने से थोड़ी होगा, उसमें पैसा तो लगेगा। तो पैसा क्या होता है, पहले ही से सब स्टोर करके रखता है और बच्चा को एट द टाइम जब जरूरत होता है एडमिशन में या जो भी डोनेशन वगैरह जो भी हो तो उसमें क्या करता है, वो दे देता है। लेकिन पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल हुआ मुद्रा के आने से। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या देखे कि बहुत सारा कठिनाई था जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या होता गया, खत्म होता गया और मुद्रा धीरे धीरे प्रयोग में आता गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कितने कठिनाई, 5 गो। कौन कौन, पहला है मूल्य मापक का अभाव, पहला पॉइंट मूल्य मापक का अभाव। दूसरा है मूल्य संचय का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड है वस्तु विभाजन में कठिनाई, मतलब कि डिफिकल्टीज इन डिवीजन ऑफ गुड्स। फोर्थ है दोहरे संयोग का अभाव, मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। फिफ्थ है भावी भुगतान का अभाव, मतलब लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई है। आई होप आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसका कठिनाइयां क्या क्या है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। दिल से ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और हाँ, जहाँ हम गलत मतलब प्रेजेंटेशन किए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके कि हाँ क्या क्या गलत है, ठीक है। धन्यवाद।